बड़ी खबर आई है, मैं आपको बताती हूँ। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग सबमरीन हमले पर रूस का बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने जिस तरह से रूस की सबमरीन पर अटैक किया, उस पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले को पूरी तरह से अफवाह बताया है, कोरा अफवाह बताया, ये सब कुछ झूठ है कहा है। सबमरीन पर हमले का दावा पूरी तरह से सरासर गलत है, ये रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया। ब्लैक सी में सबमरीन पर कोई अटैक नहीं हुआ है, ये रूस का रक्षा मंत्रालय कह रहा है। अब जो यूक्रेन दावा करता है वो सही है या फिर रूस का रक्षा मंत्रालय जो दावा कर रहा है वो सही है, ये कहने वाली बात है। लेकिन दोनों ही देशों के अपने अपने दावे जरूर यहाँ पर नजर आते हैं। अब रूस की बढ़ती सैन्य ताकत ने यूरोप की नींद उड़ाकर रखी है। यूरोप जंगी हुंकार भरता हुआ नजर आता है। ब्रिटेन और फ्रांस खुलकर आक्रामक रुख अपना चुके हैं, जबकि जर्मनी हर मोर्चे पर जंग की तैयारी में जुट गया है। हथियारों की खरीद, सैन्य बजट में इजाफा और अन्य युद्ध अभ्यास, ये सब कुछ तेज किए जा चुके हैं। यूरोप को डर है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर किसी नाटो देश का ही हो सकता है, और इसी डर के चलते यूरोप अब कूटनीति से आगे बढ़कर ताकत की भाषा बोल रहा है। सवाल ये, क्या ये तैयारी सुरक्षा के लिए है या फिर ये एक बड़ी जंग की दस्तक है? यूरोप को रूस से डर आज का नहीं है। सोवियत यूनियन का इतिहास, शीत युद्ध की यादें और रूस के आक्रामक विदेश नीति है। यही वजह है कि रूस जब भी ताकत दिखाता है, यूरोप बेचैन हो जाता है। यूक्रेन युद्ध ने इस डर को और गहरा कर दिया। यूरोप को लगता है अगर यूक्रेन गिरा तो अगला नंबर किसी नेटो देश का ही हो सकता है। इसी डर के चलते यूरोप अब रूस को घेरने की रणनीति खुलकर अपना रहा है। रूस की आक्रामक नीति से नेटो और यूरोप में हलचल तेज हो गई है। नेटो की बैठकों का दौर, सैन्य अभ्यास और हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि ढाल बनाकर रूस के सामने खड़ा किया जा रहा है। यूरोप जानता है कि सीधे जंग खतरनाक होगी, इसलिए यूक्रेन को फ्रंट लाइन बना दिया गया। लेकिन यूरोप की रणनीति के बीच रूस भी खामोश नहीं बैठा। नेटो यूरोप टेंशन के बीच रूस की सैन्य ताकत और मजबूत हो रही है। लाइन पर Su-35 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। ये जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं। मतलब साफ है, रूस सिर्फ तैयारी नहीं बल्कि ताकत का प्रदर्शन भी कर रहा है।
का खतरनाक फाइबर बॉम्बर है। लंबी दूरी, भारी हथियार और सटीक हमला, इन जेट्स की फ्रंटलाइन तैनाती नेटो के लिए खुला संदेश है। रूस तैयार है, अब इंतजार नेटो की तरफ से है। ये सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए चेतावनी है। के कदमों के बाद नेटो ने भी बड़ा फैसला लिया। नेटो ने तय किया कि यूक्रेन में नेटो सेना भेजी जाएगी। हालांकि अभी अमेरिका की आधिकारिक सहमति का इंतजार बाकी है। लेकिन यूरोप के दो बड़े देश ब्रिटेन और फ्रांस अपनी सेनाएं भेजने को राजी हो चुके हैं। यानी अब यूक्रेन की रक्षा सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो भी करेगा। हालांकि यूरोप के प्रस्ताव पर अब तक पूरी सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका फिलहाल सीधी टक्कर से बचना चाहता है। लेकिन यूरोप की बेचैनी हर दिन बढ़ रही है। ब्रिटेन और फ्रांस का आगे आना इस बात का संकेत है कि यूरोप अब इंतजार के मोड में नहीं। नेटो के इस कदम ने रूस को गुस्से से भर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ चेतावनी दी कि यूक्रेन में नेटो की किसी भी दखलंदाजी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुतिन का साफ संदेश है, अगर नेटो सेना यूक्रेन में दाखिल हुई तो रूस इसे सीधी जंग मानेगा। रूस के आक्रामक रवैये के बीच यूरोप के नेताओं का एक बड़ा और खतरनाक प्लान सामने आया है। यूरोप अब सिर्फ यूक्रेन पर नहीं, खुद की युद्ध तैयारी पर ध्यान दे रहा है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी अब खुलकर जंग की तैयारी में जुट गया है। जर्मनी 20 H145 हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है, जिसके लिए जर्मनी ने एयरबस से बड़ी डील की है। जर्मनी के पास पहले से ही 62 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, यानी जर्मनी अपनी सैन्य ताकत तेजी से बढ़ा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ जर्मनी की सैन्य तैयारी तेज होती जा रही है। हेलीकॉप्टर, हथियार और सैन्य बजट में इजाफा, ये सब सुरक्षा नहीं बल्कि युद्ध की तैयारी का संकेत है।
अब यह मान चुका है कि रूस के साथ टकराव टाला नहीं जा सकता। एक तरफ रूस की आक्रामक नीति है, दूसरी तरफ यूरोप की तैयारी। यूक्रेन अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि महायुद्ध का मैदान बन चुका है। नेटो की एंट्री, रूस की चेतावनी और यूरोप का हथियारीकरण, हर संकेत एक ही कहना चाहते हैं, जंग की तैयारी चरम पर है। तो क्या अब ये मान लेना चाहिए कि रूस और यूरोप के बीच जंग तय है? क्या यूक्रेन तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बनेगा या फिर कूटनीति अंतिम वक्त पर तबाही रोक पाएगी? फिलहाल मैदान में मिसाइलें हैं, जेट्स हैं और सेनाएं हैं। शांति बस एक शब्द बनकर रह गई है। यूरोप डरा हुआ है, रूस आक्रामक है, नेटो बेचैन है और यूक्रेन सबसे आगे खड़ा है। इतिहास फिर एक मोड़ पर है। अब फैसला नेताओं को करना है, जंग या शांति। सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन और फ्रांस रूस से इतना ज्यादा नाराज क्यों हैं? आखिर क्यों हर जंग से रूस को चेतावनी दी जाती है, धमकियां दी जाती है और यूक्रेन को खुला समर्थन दिया जाता है? असल वजह सिर्फ यूक्रेन नहीं है। ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप की सुरक्षा के खुद को गारंटर मानते हैं। रूस की आक्रामक नीति, सीमाओं पर सैन्य दबाव और ताकत का प्रदर्शन, इन सबको ब्रिटेन और फ्रांस सीधा खतरा मानते हैं। यूक्रेन अगर गिरा तो डर है कि रूस की निगाह बाल्टिक देशों और पूर्वी यूरोप पर जाएगी। यही वजह है कि ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन को ढाल बनाकर रूस को रोकना चाहते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या इससे युद्ध का दायरा और बढ़ेगा? अगर नेटो की सेनाएं यूक्रेन में उतरी तो रूस इसे सीधी जंग मानेगा और तब ये लड़ाई यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी। ब्लैक सी से बाल्टिक सागर तक यूरोप की जमीन जंग का मैदान बन सकती है। यानी खतरा साफ है। ब्रिटेन और फ्रांस का आक्रामक रुख रूस को उकसा सकता है और एक चिंगारी पूरे यूरोप को आग में झोंक सकती है। अब सवाल ये नहीं कि तनाव क्यों है, सवाल ये है क्या दुनिया एक और बड़ी जंग के लिए तैयार है? यूक्रेन युद्ध यूरोप और रूस के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक नाम है जो सबसे ज्यादा खामोश है, वो है अमेरिका। यही खामोशी आज नेटो के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है, क्योंकि नेटो की ताकत अमेरिका के भरोसे टिकी है। सेना हो, हथियार हो या रणनीति, हर मोर्चे पर वाशिंगटन की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। ऐसे में जब ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन में सेना भेजने की बात कर रहे हैं और रूस खुली चेतावनी दे रहा है, तब अमेरिका की चुप्पी यूरोप को डरा रही है। यूरोप को डर है कहीं ऐसा ना हो कि जंग की कीमत उसे अकेले चुकानी पड़े। लेकिन यही खामोशी रूस को सुकून देती है। मॉस्को इसे एक मौके की तरह देख रहा है।
रूस मानता है कि अगर अमेरिका सीधे टक्कर से बच रहा है तो नेटो की एकजुटता कमजोर है और कमजोर नेटो रूस के लिए रणनीतिक बढ़त है। सवाल बड़ा है, क्या अमेरिका सोच समझकर खामोश है या फिर सीधी जंग से बचने के लिए कदम पीछे खींच रहा है? क्योंकि अगर अमेरिका आगे नहीं आया तो नेटो की धमक खोखली हो सकती है और यही स्थिति रूस के लिए सबसे आरामदेह है। अब दुनिया देख रही है अमेरिका कब बोलेगा और कब मैदान में उतरेगा, क्योंकि अमेरिका की आवाज या खामोशी दोनों इस जंग की दिशा तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए आक्रमण में अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। यूक्रेन को लेकर यूरोप का एक बड़ा प्लान नजर आता है। यूक्रेन में नाटो सेना तैनात करने की योजना है। जी हां, यूक्रेन में अब तैनात होगी नाटो सेना। ज़ेलेंस्की के साथ में बैठक के दौरान यह प्रस्ताव रखा गया और इस मसौदे पर अब अमेरिका की सहमति का इंतजार किया जा रहा है। इस मसौदे में क्या था? इस मसौदे में यह कहा गया है कि यूक्रेन की अब सीमाओं पर नाटो की सेना तैनात रहेगी। यानी कि आप ये समझिए कि रूस के खिलाफ नाटो की लामबंदी और जिस रूप में अभी ये रूस बनाम यूक्रेन का युद्ध है वो अब पूरे तौर पर रूस बनाम नाटो बनता हुआ नजर आता है। तो रूस का आक्रामक रवैया बार बार नजर आता है। रूस के आक्रामक रवैये को देखते हुए जल्द ही यूक्रेन में नाटो सेना तैनात होती हुई नजर आएगी, ये स्पष्ट हो जाता है। यूक्रेन में नाटो सेना का क्या स्वरूप होगा ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल यहाँ पर पुतिन का खून खौल गया है। युद्ध विराम के बाद में नाटो की सेनाएं यूक्रेन जाएंगी, ऐसा बड़ा दावा किया जा रहा है। ऐसे अब रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सभी अपनी सेनाएं भेजने को राजी हो गए हैं। कहां भेजेंगे? भेजेंगे यूक्रेन की तमाम सीमाओं पर जो रशिया से कनेक्टेड हैं। अपने साथ घातक हथियार भी ये नाटो की सेना लेकर जाएगी, ये इससे स्पष्ट हो जाता है। यूक्रेन की सुरक्षा जल्द ही अब नाटो देशों की सेनाओं के हाथों में होगी। यूरोप के प्रस्ताव पर फिलहाल सभी की सहमति नजर नहीं आती, ये भी ऐसी भी बातचीत यहाँ नजर आती है। अमेरिका से हरी झंडी के बाद ही ये हो सकता है। इन सब में खास बात क्या है? दरअसल यूक्रेन में नाटो का दखल पुतिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और ये पहले से भी हम लगातार देखते हैं यूक्रेन के साथ में दरअसल असल में नाराजगी ही इस रूप की नजर आई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरब की जमीन एक बार फिर से तबाही के मुहाने पर खड़ी है। जी हाँ, इजराइल अपनी कार्रवाइयों से पीछे हटता नजर नहीं आता। कभी गाजा पर हमला, कभी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। लगातार बमबारी से पूरा का पूरा इलाका तनाव में है। पूरे इलाके में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इजरायली हमले से हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही बेहद गुस्से में हैं, आग बबूला है और पलटवार की चेतावनी दे रहे हैं। अब ऐसे में डर है कि ये टकराव किसी बड़े युद्ध में तब्दील ना हो जाए। सवाल यही कि क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है? अरब की जमीन एक बार फिर धधकने लगी है। दो बड़े फ्रंट, दो अलग अलग मोर्चे, लेकिन आग एक ही है। एक तरफ गाजा जहां इजराइल की अग्निवर्षा जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान
जहां इजराइल एयरफोर्स लगातार बम बरसा रही है। युद्ध विराम की बातें, कूटनीति के दावे और शांति के वादे सब धुएं में उड़ते नजर आ रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है? गाजा जहां हर दिन मौत की दस्तक है, जहां आसमान से बम गिरते हैं और जमीन पर लाशें बिछती हैं। इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर भीषण हमला किया है। इस बार निशाने पर था साद। इजराइल एयरफोर्स ने सटीक हमला कर साद को मार गिराया। हमले का वीडियो खुद इजराइल ने जारी किया। इजराइल के मुताबिक साद हमास के काफिले में मौजूद था। काफिले की पिछली गाड़ी में साद बैठा हुआ था। ड्रोन की नजर, सटीक निशाना और फिर आसमान से मौत बरसी। कुछ सेकंड में गाड़ी आग का गोला बन गई और साद मारा गया। इजराइल का दावा है यह हमला सटीक और जरूरी था। साद कोई आम नाम नहीं था। साद हमास की अल कासिम ब्रिगेड का प्रमुख कमांडर था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना का कहना है कि साद हमास के हथियार बनाने वाले नेटवर्क का मुख्य सरगना था। यही नहीं, साद पर आरोप है कि वो अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए भयानक हमलों की साजिश रचने वालों में शामिल था। इजराइल के लिए साद हाई वैल्यू टारगेट था, लेकिन साद की मौत के बाद हमास बौखलाया हुआ है। हमास का आरोप है यह हमला सीज फायर का खुला उल्लंघन है। हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल हया ने इजराइल को खुली चेतावनी दी है। खलील अल हया ने कहा, इजराइल सीज़फायर का खुला उल्लंघन कर रहा है। साद और अन्य लोगों की हत्या का इसका सबूत है। अब इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। हमास की चेतावनी यही नहीं रुकी। खलील अल हया ने सीधे अमेरिका को भी संदेश दिया कि उन्होंने कहा, ट्रंप को नेतन्याहू पर लगाम लगानी चाहिए, वरना हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। यानी हमास अब सिर्फ इजराइल नहीं, अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहरा रहा है। गाजा प्रशासन का कहना है यह हमला अक्टूबर 2025 में हुए सीज फायर का उल्लंघन है।
गाजा प्रशासन के मुताबिक सीज फायर के बाद से इजराइल ने गाजा में 800 से ज्यादा हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 386 लोगों की मौत हुई है, यानी शांति के नाम पर जंग जारी रही और अब 7 की मौत के बाद सीज फायर पूरी तरह टूटने का खतरा मंडरा रहा है। गाजा की गलियों में फिर से डर फैल गया है। लोग पूछ रहे हैं, क्या फिर पूरा इलाका युद्ध की आग में झोंक दिया जाएगा? अस्पतालों पर दबाव, खाद्य संकट और लगातार हमले, गाजा एक बार फिर खूनी संघर्ष की कगार पर खड़ा है। गाजा के साथ साथ इजराइल ने दूसरा मोर्चा लेबनान में भी खोल दिया है। दक्षिण लेबनान में इजराइल एयरफोर्स ने रुक रुक कर एयर स्ट्राइक की। करीब 8 अलग अलग जगहों पर बम बरसाए गए। आसमान से आग और जमीन पर तबाही। इजरायली हमलों के बाद हिजबुल्लाह गुस्से से लाल है। हिजबुल्लाह का कहना है, इजराइल लेबनान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को सबक सिखाने की नसीहत दी है, यानी लेबनान फ्रंट पर भी टकराव तेज होता जा रहा है। अब हालात ये है, एक तरफ गाजा में हमास बनाम इजराइल, दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह बनाम इजराइल। 2 फ्रंट, लेकिन दुश्मनी एक। अगर हमास और हिजबुल्लाह एक साथ पूरी ताकत से उतर आए तो इजराइल के लिए स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। दावा है कि अगर हालात और बिगड़े तो ये लड़ाई सिर्फ गाजा और लेबनान तक सीमित नहीं रहेगी। ईरान, सीरिया और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से फैल सकता है।